Hello students, welcome to the class. You are watching Dr. Dushyant's physics class. आज की क्लास एक स्पेशल क्लास है और एक रिप्लाई है एक क्वेरी का। आज मेरी लाइव क्लास में एक स्टूडेंट का क्वेरी था। लाइव क्लास थी 11th की और वहाँ पे हम यूनिट्स और मेजरमेंट्स की बात कर रहे थे। तो तब मेरे पास एक क्वेरी आई कि अगर हमें मेजरमेंट जो है डिस्टेंसेस की वो हमें स्पेस पे करनी हो, मींस जैसे स्पेशल ऑब्जेक्ट्स हों, प्लैनेट्स हों, स्टार्स हों, सन का डिस्टेंस मेजर करना हो तो कैसे करेंगे और क्या कोई इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे उस स्टडी के लिए। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं डिस्टेंस मेजरमेंट की, जैसे कि हमने नीड ऑफ मेजरमेंट और मेजरमेंट्स पढ़ा है क्लास में, तो एक बात बहुत ही क्लियर है कि जैसे कि आपने एक चैप्टर पढ़ा है मेंसुरेशन, आपने उस चैप्टर में उस यूनिट में एक टॉपिक कुछ स्टडी किए हैं हाइट एंड डिस्टेंस। वहां पे आपने विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल आपने बहुत सारे डिस्टेंसेस मेजर किए होंगे। बच्चों, वो डिस्टेंसेस उस चैप्टर तक ही लिमिटेड नहीं रह जाते। आपके फिजिक्स में भी जो असेसिबल हाइट्स हैं, जिनमें से हम डिस्टेंस या एंगल आसानी से मेजर कर पाते हैं, उन डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए हम वही मेथड यूज करते हैं और उस मेथड को हम कहते हैं ट्राइंगुलेशन मेथड। ट्राइंगुलेशन मेथड बच्चों, ट्राइंगुलेशन मेथड जो है वो यूज किया जाता है मोस्टली अर्थ की सरफेस के ऊपर ही जो डिफरेंट बट असेसिबल ऑब्जेक्ट्स हैं और इनअसेसिबल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मेजर करने के लिए। ठीक है, तो ट्राइंगुलेशन मेथड भी एक ऐसा मेथड है जहां पर हम ऑब्जेक्ट्स को मेजर कर पाते हैं। असेसिबल डिस्टेंसेस की बात जब क्या कर, जैसे आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट आपने निकालनी है। क्लियर है? हाइट है किसी ट्री की, किसी टावर की, तो आप सिंपली क्या करते हो, मैं यहाँ पे ज्यादा आपको रिवीजन ही करवाऊंगा, एक रिमाइंड ही करवाऊंगा कि आपके पास क्या था। जब आप इस केस में जाते हो तो आप क्या करते हो, एक ट्राइंगल बनाते हो। क्या बनाते हो? एक ट्राइंगल बनाते हो। चलिए एक ट्राइंगल ले लेते हैं। अब कंडीशन ये है कि यहाँ पे जो आपकी ट्राइंगल होगी, दैट ट्राइंगल शुड बी राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर है भाई? वो क्या होनी चाहिए? एक राइट एंगल ट्राइंगल होनी चाहिए। बात समझ आ गया? अब मान लीजिए जिस ऑब्जेक्ट, जिस ट्री, जिस टावर की हाइट आपने निकालनी है, वो टावर या वो ट्री जो है वो ए बी है। इसकी हाइट आपने एच जो है वो मेजर करनी। क्लियर है बच्चों? अब आप क्या करोगे, सी वो पॉइंट है, लेट यहां से आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। सी कहां से कर रहे हो? आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो और वो उस डिस्टेंस एक्स पे है। ठीक है, ए बी क्या है? टावर। ए बी से डिस्टेंस ऑब्जर्वर का कितना है? एक्स। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मींस ये वाली लेंथ तो आपको पता। क्लियर? ये वाला एंगल आपको नॉन है, दिस एंगल इज 90 डिग्री। क्लियर? अब आपने क्या करना है, आपने मेजर करना है ये वाला एंगल। सबसे पहला काम ये वाला एंगल मेजर करना। बच्चों, ये वाला एंगल मेजर करने के लिए हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब जो स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट यहां यूज करने वाले हैं या हमारे आगे जो मैं क्वेश्चन क्वेरी का आंसर दूंगा वहां यूज करने वाले हैं, उसका नाम है बच्चों सेक्सटेंट। क्या नाम है उसका? उसका नाम है सेक्सटेंट। ठीक है, ये आपके प्रोटेक्टर का ही एक एडवांस्ड वर्जन है। ये क्या है? एक एडवांस्ड वर्जन है। ये क्या है आपका? सेक्सटेंट। ध्यान से देखिए, यहां पर भी
कुछ एंगल्स फॉर्म्ड हुए हुए हैं और यहाँ पे आपको क्या मिला हुआ है, एक टेलीस्कोप मिला हुआ है। ये क्या मिला हुआ है आपको, एक बच्चों यहाँ पे आपको एक टेलीस्कोप मिला गया, ये आपका टेलीस्कोप। ठीक है, इसकी ऑब्जेक्ट, जिस भी ऑब्जेक्ट को आपने मेजर करना है, जिसका एंगल मेजर करना है, ये टेलीस्कोप उसके दोनों पॉइंट्स के ऊपर आपने शिफ्ट कर देना है और विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रोमीटर, विद द हेल्प ऑफ दिस स्मॉल वर्नियर स्केल, आप एक प्रिसाइज वैल्यू ले सकते हैं, किसकी, एंगल की। बात समझ आ गई बच्चों? इसकी हेल्प से हम यहां पर एंगल थीटा मेजर करेंगे। थीटा मिल गया आपको, ठीक है बच्चों। एक्स की वैल्यू आप मेजर कर सकते हो क्योंकि ये डिस्टेंस आपका असेसिबल डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस है, यहां पे असेसिबल डिस्टेंसेस हैं, आप आराम से एक्स की वैल्यू मेजर कर सकते हो। अगर एक्स की वैल्यू मेजर कर सकते हो, थीटा अपने सेक्सटेंट से निकाल लिया, सो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ tan थीटा। और tan थीटा क्या होता है, और tan थीटा क्या होता है बच्चों, tan थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर upon base. It is perpendicular upon base. क्लियर है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका हो गया। परपेंडिकुलर क्या था आपका, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस एक्स इज बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे एच है जो अननोन है, और एक्स हो गया, ये हो गया tan थीटा, और थीटा हमने मेजर कर लिया, तो यहां से हमें एच क्या मिल जाएगा, एक्स tan। तो बच्चों ये क्या केस था, ये उस केस के लिए है जब आपने क्या कर लिया है बच्चों, तो आपने क्या निकाल लिया है, एक्स डिस्टेंस निकाल लिया असेसिबल ऑब्जेक्ट से। ठीक है, अब अगर इन असेसिबल ऑब्जेक्ट्स हूं, अभी मैं थोड़ा सा आपको ये उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में बता रहा हूं जो आपके अर्थ के ऊपर ही है, सरफेस के ऊपर ही है। अब ऑब्जेक्ट कैसा है आपके पास, इन असेसिबल है। ऑब्जेक्ट कैसा है बच्चों, इनएसेसिबल है, मींस माउंटेन की हाइट निकालनी है। तो सबसे पहला क्या काम करेंगे, हमारे पास क्या है बच्चों, ये एक हाइट है नॉन आपने जो निकाली, ठीक है, नॉन हाइट है जो आपने निकालनी है। कौन सी हाइट है ये, एच। क्लियर? अब ये हाइट एच है, लेकिन ये डिस्टेंस जो है यहाँ पे जो बेस वाला डिस्टेंस है, ऑब्जर्वर जो है वो ऑब्जेक्ट के दो पॉइंट्स में रहेगा। ये भी हाइट जो है वो माउंटेन की है। बाय यूजिंग अ सेक्सटेंट वी मेजर द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट सी। अब बच्चों यहां पे C जो होता पहले असेसिबल में, अब ये C जो है यहां पे इस पॉइंट पे होगा। यहां पे पॉइंट क्या है, C पॉइंट। ठीक, अब सबसे पहले आपने क्या करना है, C पॉइंट से एंगल मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ दैट सेक्सटेंट। सेक्सटेंट की हेल्प से आपने एंगल मेजर करना है, ये वाला, दिस इज थीटा वन। क्लियर है? इसी तरह पॉइंट डी के ऊपर आपने एंगल मेजर करना है थीटा टू। किसकी हेल्प से आपने मेजर कर लिया, थीटा। अब थीटा वन थीटा टू निकालना है, तो सबसे पहले बी टू सी जो डिस्टेंस है हमारा, दैट इज एक्स, और सी टू डी जो डिस्टेंस है हमारा, दैट इज टी। हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं, मतलब ये जो बेस हमारा यहां बन रहा है, इसका टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, एक्स प्लस। चलिए, अब हमें निकालना है थीटा वन और थीटा टू। क्लियर है बच्चों? हम क्या यूज करते हैं यहाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यहाँ यूज करते हैं कॉट थीटा वन। क्लियर है? थीटा, कॉट थीटा वन किसके बराबर होती है, कॉट थीटा टैन थीटा किसके बराबर थी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, थीटा वन के केस में ट्राइंगल कौन सी है बच्चों आपकी, ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक, सो यहां पे बेस कौन है, एक्स, और हाइट कौन से है आपकी। क्लियर है? इसी तरह से थीटा टू में आपकी ट्राइंगल हो गई बड़े वाली ए बी डी,
और जब यहां पे हमने cot थीटा 2 लिया तो cot थीटा 2 किसके बराबर हो गया? आपका x प्लस d अपॉन h के बराबर हो गया। बात समझ आ गई? अब आपने क्या करना है? आपने निकालनी है वैल्यू। सो cot थीटा 2 माइनस cot थीटा 1 दैट वुड बी इक्वल टू, दोनों को माइनस कर लीजिए बच्चों, डिनोमिनेटर h है, सो ऊपर x प्लस डी माइनस एक्स ओनली इक्वल टू डी। अब ध्यान से देखना, मैं तो वैल्यू लिखने लगा हूं, इसको री अलाइन करके लिख रहा हूं। ध्यान से देखो कि ये d एक्चुअली है क्या? d एक्चुअली है क्या? This d by h is equal to cot theta 2 minus cot theta 1। ठीक, हमें h चाहिए भाई, h चाहिए, हाइट ऑफ माउंटेन चाहिए। सो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा? d अपॉन cot theta 2 माइनस cot theta 1। अब ध्यान से देखो यहां पे बी पॉइंट, अब हमें बेस ऑफ माउंटेन से कोई लेना देना नहीं है। माउंटेन कहां है? क्योंकि ये इनएसेसिबल है। सिर्फ डिस्टेंस लिया है हमने, डी हमारा डिस्टेंस है सिर्फ दो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच में। एक्स हमारे यहां से इक्वेशन से आउट हो गया है। अब सिर्फ सेक्सटेंट हमें वैल्यू देगा थीटा 1 थीटा 2 की, और जिन दो पॉइंट्स से जाके हमने सेक्सटेंट के साथ मेजरमेंट की है उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आ गया डी, उससे हमें माउंटेन की हाइट निकल गई। तो अब हमने क्या कर दिया? एक आपका एक्सेसिबल डिस्टेंस भी निकाल दिया जब हम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन और उस ऑब्जेक्ट के बेस तक जा सकते थे, तब हमने डिस्टेंस निकाल दिया, उसके लिए भी इक्वेशन दे दी। ये दोनों चीजें आ गई। लेकिन बच्चों ये वो डिस्टेंस मेजरमेंट्स थी जो सरफेस के ऊपर है, यहां पे हम आसानी से जा सकते हैं। बट क्वेश्चन क्या था मेरा? मेरा क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन इज रिटन एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था, इसको कॉपी करके फिर से नीचे ले जाते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि आपके पास अगर डिस्टेंस मेजरमेंट्स इनकी करनी है, इफ दोज टू पॉइंट्स दे आर इन स्पेस, वन ऑफ द पॉइंट इज इन स्पेस, अगर ऐसा केस आपके पास है तो देन विच इंस्ट्रूमेंट? बच्चों इंस्ट्रूमेंट्स यही हैं, सिर्फ एंगल मेजरमेंट करने के लिए, हाइट मेजरमेंट करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए टेलीस्कोप होगा आपके पास, एंगल मेजरमेंट करने के लिए सेक्सटेंट होगा, वहां पे थोड़ा फाइन टेलीस्कोप्स यूज होंगे। दूसरा, अगर कुछ डिस्टेंस ऐसे मेजर करने हैं जो बड़े ज्यादा हैं, वी कैन यूज लेजर, वी कैन यूज रेडार्स। क्लियर है बच्चों? और अब एक छोटा सा मेथड जो यूज हम करते हैं, बड़ा यूजुअली यूज करते हैं, दैट इज पैरालैक्स मेथड। दैट इज पैरालैक्स मेथड। ठीक है बच्चों? अब क्वेश्चन ये है, सबसे पहले मैं आपको हमेशा बोलता हूं, क्लास में भी बोला है कि व्हाट इज अ पैरालैक्स। तो बच्चों होता क्या है, आप सबको पता है, अगर एक ऑब्जेक्ट मेरे हाथ में है, इस ऑब्जेक्ट को देखूं मैं दोनों हाथों से, दोनों आंखों से मैं अगर देख रहा हूं तो इसकी पोजीशन सेम है। अब अगर मैं एक आंख बंद करता हूं, उससे ऑब्जेक्ट को देखता हूं, और जब उस आंख को खोल के दूसरे ऑब्जेक्ट को देखता हूं, तो दोनों पोजीशंस के बीच में आपको लगेगा कि आपका पेन या आपका ऑब्जेक्ट की पोजीशन शिफ्ट हो रही है। क्या हो रही है? उन दोनों की पॉइंट पोजीशन, जो लेफ्ट साइड से जो दिख रहा है और जो राइट से दिख रहा है, दोनों समय आपको पोजीशन शिफ्ट होती दिखाई दे रही है। दिस apparent shift is called your parallax, is called parallax। क्या है parallax? Parallax is, क्या है ये? is the apparent shift। क्या है शिफ्ट किसकी? apparent shift है in position of, in the position of object,
जैसे हमने यहाँ पेन को देख रहे थे आंखों के आगे रख के, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कब, विद रिस्पेक्ट टू अनदर, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एंड लिख लो with respect to other, to another, कब भाई, when we shift our eye, when we shift our eye, जब हम अपनी आंखें चेंज करते हैं साइड वाइज, मीन्स लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, तब उन दोनों पोजीशन, मीन्स अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है ओ, एक ऑब्जेक्ट क्या है, ओ ऑब्जेक्ट है, इस ओ ऑब्जेक्ट को आप दोनों आंखों से देख रहे हो, ठीक है, दोनों आंखों को आपने देखा, दोनों आंखों की हेल्प से आपने देखा, ये ऑब्जेक्ट क्या था, ओ था, इस ऑब्जेक्ट को आपने लेफ्ट साइड से भी देखा और राइट साइड से भी देखा, ठीक है, ऑब्जेक्ट को जब लेफ्ट और राइट साइड से देखते हैं, उन दोनों की पोजीशंस के बीच में डिस्टेंस दिखाई देता है, that position, the position of pen appears to change with respect to background, दोनों की डिस्टेंस चेंज होगी, और दो पॉइंट्स के बीच में जो ऑब्जर्वेशन है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दैट अगर आपने ऑब्जेक्ट है, आप ये लेफ्ट आई से देखा, आपने आपने ये राइट आई से देखा, आपने उस ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिफरेंस लिया, दैट मान लीजिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, बी, इस बी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बच्चों, इस बी को कहा जाता है बेसिस, क्या कहा जाता है, दिस बी इज कॉल्ड बेसिस, ठीक, इन दोनों के बीच से दोनों एंगल्स को अगर डिफरेंट करके देखें तो आपके पास एक थीटा बनेगा, एक लेफ्ट से इस ऑब्जेक्ट तक, ठीक है, लेफ्ट आई से देख रहे हैं इस ऑब्जेक्ट तक, एक राइट आई से देख रहे हैं ऑब्जेक्ट, इन दोनों एंगल्स के बीच, दोनों लाइंस के बीच में एक एंगल बन रहा है थीटा, बच्चों इस थीटा को कहते हैं पैरेलैक्स एंगल, क्या कहते हैं, पैरेलैक्स एंगल, क्या कहते हैं, पैरेलैक्स एंगल, ठीक है, पैरेलैक्स एंगल का दूसरा नाम पैरेलैक्टिक एंगल भी है, क्लियर है बच्चों, ये समझ आ गया, तो ये है पैरेलैक्स मेथड, इस मेथड को यूज किया जाता है जब किसी प्लैनेट का डिस्टेंस हमें निकालना है, किसी प्लैनेट का डिस्टेंस निकालना है या मून का डिस्टेंस निकालना है, तो हम ये पैरेलैक्स मेथड यूज करते हैं, चलो मैं आपको छोटा सा एक रिप्रेजेंटेशन दे देता हूं, क्लियर है बच्चों, आपने क्या किया, आप जो क्या करने जा रहे हो, डिस्टेंस मेजर कर रहे हो मून का या किसी भी प्लैनेट का, मान लो आप एक प्लैनेट पी का डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, ठीक है जी, प्लैनेट पी है, आप कहां पे खड़े हो, ऑब्जर्व, दो जगह पे डिफरेंट, अब आंखों की जगह हमने यहां पे क्या ले लिया, टू पोजीशंस ले ली ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर दो पोजीशंस ले ली, उन दो पोजीशन से मान लीजिए पोजीशन ए और दिस इज पोजीशन बी, जैसे आंखों से दो जगह से हम, एक आंख दूसरी आंख, इस आंख से देख रहे थे और यहां से दूसरी आंख से देख रहे थे, अब हमने सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर दो पॉइंट्स ले लिए ए और बी, अर्थ कैसी है, कर्व्ड है, ठीक है, कर्व्ड सरफेस है, ए पॉइंट से, ए पॉइंट से पी को देखेंगे, बी पॉइंट से पी को देखेंगे, क्लियर है, क्या करेंगे, ए पॉइंट से पी को देखेंगे, क्लियर, और बी पॉइंट से पी को देखेंगे, ए और बी दो पॉइंट्स पे से हम उन दोनों पॉइंट्स में उसको ऑब्जर्व करेंगे, क्लियर है, ठीक है जी,
2 पॉइंट से हमने ऑब्जर्व कर लिया। अब बच्चों इन दोनों पॉइंट का मान लो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, बी डिस्टेंस है। ये क्या बन गया उसका, ये बन गया अच्छे उसका बेसिस। द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, पहले पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन थी आंखें, अब दो पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है आपकी, अब दो पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो है आपके दो पॉइंट्स। क्लियर है, इन दोनों पॉइंट्स के यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, एक सेंटर पॉइंट ले लिया। ये सेंटर लाइन, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल, ठीक है, दिस एंगल इज फाइव वन, दिस एंगल इज फाइव टू। क्लियर है बच्चों। अब आप बोलोगे कि ये एंगल मेजर कैसे किए। क्लियर है, हम क्या करेंगे, एक प्लैनेट पी को अगर हमने डिस्टेंस मेजर करना है तो हम यहाँ पे एक स्टेशनरी स्टार ले लेंगे जो दोनों जगह से हमें, अब आपको पता है स्टार्स मोस्टली अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, हम जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल कर लें वो ऑलमोस्ट हमें लगता है कि दोनों जगह पे स्टार की पोजीशन सेम है। तो बच्चों हम एक स्टार ले लेंगे एस डैश, जो पॉइंट ए और पॉइंट बी से दोनों जगह से हमें लगता है कि वो सेम पॉइंट के ऊपर है। क्लियर है, और विद रिस्पेक्ट टू दैट हम उस एस के साथ इस पॉइंट पी का एंगल नोट कर लेंगे फाई वन। इसी तरह इस एस वन के साथ यहाँ पे पॉइंट पी के साथ एंगल डिनोट कर लेंगे फाई टू। अब आपको पता है बच्चों, ये आपके पास कुछ पैरेलल लाइंस बन रही हैं, इन पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल किस तरह से बनाएगा आपको, ये आपके पास अपोजिट एंगल्स बन जाएंगे और ये एंगल्स की वैल्यू क्या होगी, अपोजिट होगी। क्लियर है बच्चों, इस डायग्राम को देखिए। ठीक है बच्चों, आपके पास ये एस डैश और ये दोनों आपके पास क्या आगे, ये क्या है एस डैश और ये भी एस डैश, ये क्या है फिक्स स्टार की पोजीशंस हैं और इन दोनों के बीच में एंगल है, ये है आपका ए पॉइंट है और ये है बच्चों आपका बी पॉइंट। क्लियर है, अब मान लीजिए ए से लेकर पी, यहां तो अब आपको क्लियर, आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, सिंपल है आपके पास। अब थीटा क्या किसके बराबर होता है, थीटा आपको पता है आर्क अपॉन रेडियस होता है, थीटा किसके बराबर होता है, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या हो गया आपका, आर्क बच्चों बी हो गया, रेडियस कितना है, रेडियस एस है यहाँ पे आपके पास, तो एस हमने निकालना है, हमने डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो एस हो गया बच्चों बी अपॉन थीटा, तो डिस्टेंस निकाल दिया। ठीक है, और थीटा है किसके बराबर, थीटा इज इक्वल टू फाइव वन प्लस फाइव टू। ठीक है, फाइव वन और फाइव टू तो निकाल दिया है, थीटा आपका ये पूरा वाला एंगल है। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई, ये हमने पीछे भी पढ़ लिया था, सिंपल है। ये था पैरालैक्स मेथड जो हम यूज करते हैं किसके लिए, टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ मून और एनी प्लैनेट इन द स्पेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है बच्चों, यहाँ पोजीशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ उसी तरह से जैसे पैरालैक्स मेथड में हमने दो आंखें ली। ठीक है, ये हमारा कर्व्ड सरफेस है, यहाँ पे आंखें हमारे दो पोजीशंस को डिनोट कर रही हैं। अगर ये हमारे आगे पोजीशन है किसकी, एक प्लैनेट की, तो यहाँ से एंगल, यहाँ से इन दोनों रेस के बीच में एंगल निकालना है, उस एंगल को कहेंगे पैरालैक्स मेथड। दोनों आंखों के बीच का गैप जो है वो बेसिस है, और यहाँ पे बच्चों इन दोनों आंखों के बीच का डिस्टेंस, ये गैप जो है वो बेसिस है ए और बी के बीच का, और जो एंगल बना रहा है ए पी और बी पी, दैट एंगल दिस वन, दिस इज योर पैरालैक्स, ये आपका क्या है, दिस इज योर पैरालैक्स आर पैरालैक्टिक एंगल। ठीक है बच्चों, बस एस डैश क्या है, एस डैश एक फिक्स एंगल है, क्यों फिक्स, आपका स्टार है, क्योंकि स्टार तो आपको आपको एक पोजीशन चाहिए, एक पोजीशन चाहिए, एक पॉइंट चाहिए टू फाइंड द एंगल, क्योंकि अब एंगल
बहुत दूर का है, तो हमने एक फिक्स लाइन ली। तो S1 के साथ हम अपने सेक्सटेंट को फिक्स कर देंगे और दूसरे वाले को हम मूव कर देंगे, तो आपकी वही प्रोटेक्टर वाला आपका ये फिक्स हो गया, ये स्टार है। दूसरा इसके साथ ये एंगल बनाएंगे, यहाँ पे प्लैनेट की पोजीशन है, तो ये बीच वाला एंगल जो होगा दैट विल बी योर फाइनल। जब पैरेलल हमने P से B के बीच में एक रे खींची ताकि दोनों पैरेलल हो जाए, आपको पता है अब अपोजिट एंगल्स होंगे, अल्टरनेट एंगल्स बन गए। एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं, फाइव वन फाइव वन, ये वाला फाइव वन और ये वाला फाइव एंगल ये बराबर हो गए। इसी तरह ये फाइव टू और ये फाइव टू बराबर हो गए। इन दोनों का सम जो है दैट इज इक्वल टू थीटा। क्लियर है बच्चों? तो ये इस तरह से आपकी कुछ जो है वैल्यूज यहाँ बन जाएंगी। बात समझ आ गई बच्चों? इसको ध्यान से समझना है, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप निकाल सकते हो किसी भी स्टार का डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, फ्रॉम द सरफेस ऑफ। और पैरालैक्स मेथड जो है वो यूजफुल है फॉर मेजरिंग द स्टार्स एट डिस्टेंस ऑफ अबाउट 100 लाइट ईयर्स। कितने डिस्टेंस तक? एट अबाउट 100 लाइट ईयर्स। बच्चों 100 लाइट ईयर्स तक निकालने के लिए हम ये डिस्टेंस, ये पैरालैक्स मेथड यूज कर सकते हैं। बात समझ आ गई बच्चों? फिर कॉपरनिकस मेथड भी आता है, बहुत सारे मेथड्स आते हैं। मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा और एग्जांपल दे दूंगा, एक और मेथड जिसमें यूज होता है लेजर बीम। ठीक है, लेजर को मोस्टली इस तरह से नहीं लिखा जाता क्योंकि एक्रोनियम, दिस इज एन एक्रोनियम, एक शॉर्ट फॉर्म है किसकी? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो लेजर बीम यूज किया जाता है। यहाँ ये इको वाला कंसेप्ट यूज होता है। मान लीजिए आप पॉइंट ए के ऊपर है, आपका प्लैनेट जो है वो पॉइंट बी के ऊपर है, ठीक है। आप ए से लाइट, लेजर लाइट को एमिट करेंगे, ठीक। और आपके पास आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम पॉइंट बी, लेजर आप फिर ए के ऊपर रिसीव करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिसीवर। ए से बी के बीच में मान लीजिए डिस्टेंस एक्स है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? x। a से b जाने में x और b से a आने में x, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2x। ठीक। लेजर लाइट है तो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगा। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? c होती है। हमें पता है बच्चों वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस है 2x is equal to velocity. Velocity is velocity of light, velocity of laser into time taken. कितना टाइम लगा? c पता है, टाइम हम मेजर कर देंगे कि हमने एमिट कब किया और जो b से रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो यहां से x निकल जाएगा ct अपॉन 2। तो ये सिंपल मेथड है जब हमें डिस्टेंस मेजर करना है। क्लियर है बच्चों? ये सिमिलर मेथड यूज किया जा सकता है फॉर रेडार। रेडार से हम इन स्पाइट ऑफ लाइट रेज हम रेडियो वेव्स एमिट करते हैं, और ए पॉइंट से रेडियो वेव एमिट करेंगे और बी पॉइंट से वापस रिफ्लेक्ट होके ये रेडियो वेव जब आएगी उसे रिसीव कर लेंगे, तो हमारे पास फिर सिमिलर इक्वेशन बनेगी और हम डिस्टेंस निकाल लेंगे उस बॉडी का, उस सेलेस्टियल बॉडी का। बात समझ आ गई बच्चे? मुझे लगता है आपकी क्वेरी जो है वो सॉल्व हो गई होगी। तो ज्यादा आप आसानी से विद द हेल्प ऑफ अ टेलीस्कोप और सेक्सटेंट, सेक्सटेंट अब आप कहोगे कि ये वाले चीजें, ये वाली अपरेटस जो है वो बड़े टफ अपरेटस हैं, ये कहाँ मिलेंगे? बच्चों पहले ये हमारे 12th के करिकुलम में प्रैक्टिकल भी था, ठीक है, और आपकी लैब्स में अभी भी अवेलेबल होगा। ये सेक्सटेंट अपरेटस जो है वो आसानी से आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज बहुत सारे वीडियो रिसोर्सेज हैं जहां से इनकी वर्किंग आप देख सकते हो। आप क्लास में क्लीडोस्कोप भी बना सकते हो, या सिंपल आप एक ऐसा यूज कर सकते हो बाय यूजिंग योर प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर के सेंटर पॉइंट पे एक छोटा सा टेलीस्कोप या दूरबीन जो है वो फिक्स कर देनी है, और उसी को मूव करके आप वैल्यूज या छोटे मोटे एंगल्स, बट दे माइट बी सम हैविंग सम डिफिकल्टी होगी उसमें, या थोड़ा सा होगा, बट अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको मिल जाएगी फॉर द रेडी रेफरेंस।
ये बात समझ आ गई। कुछ ऐसी वैल्यूज जो है ये आसानी से हम निकाल सकते हैं फॉर इंटीरियर, जो आपके इंफीरियर प्लैनेट्स हैं और जो आपके सुपीरियर प्लैनेट्स हैं। ठीक है, आपको पता है बच्चे, हमारे जो प्लैनेट्स हैं दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज। पता है आपको, दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर पोजीशन फ्रॉम अर्थ एंड सन। सन और अर्थ के बीच में किस तरह की पोजीशन वहां पे है, वहां से उन दोनों को हमारे जो प्लैनेट्स हैं दे हैव बीन डिवाइडेड। वन इज नोन एज इंफीरियर प्लैनेट, अदर इज नोन एज सुपीरियर। एक ग्रुप को इंफीरियर कहा जाता है, एक सुपीरियर। कैसे, मैं अभी आपको पिक्चर की हेल्प से बताता हूं। चलिए बच्चे, ये एक डायग्राम, यहां पे आपको पता है दिस इज द सरफेस ऑफ सन, दिस इज द पोजीशन ऑफ अर्थ। बच्चों, जो प्लैनेट्स सन और अर्थ के बीच में है, मर्क्यूरी एंड वीनस, दे बोथ आर नाउन एज इंफीरियर प्लैनेट्स। क्लियर है बच्चों? और जो अर्थ से बाहर हैं, ये सारे अप टू नेपच्यून, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये कितने प्लैनेट हो गए? 5 प्लैनेट आपके हो गए। दे आर योर सुपीरियर प्लैनेट्स। ठीक है, इन प्लैनेट्स के भी डिस्टेंसेस जो हैं वो आप मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ मेथड्स। रिफ्लेक्शन मेथड्स यूज होते हैं, पैरालैक्स मेथड यूज होता है रिफ्लेक्शन में, आपका लेजर और रेडियो वेव्स आगे। कुछ और मेथड्स भी हैं, जैसे कॉपरनिकस मेथड है, कैपलर है प्लानिटरी मोशन का, तो वो सारे मेथड यूज करके आप ये निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होगी। अगर अभी भी कोई इशू है तो आप फिर से क्वेरी रेज कर सकते हैं। जब तक क्वेरी सॉल्व नहीं होगी वी विल कीप ऑन ट्रेटिंग। क्लियर है? ठीक है बच्चे, चलिए क्लास में आते रहिए। थैंक यू वेरी मच। आपके फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए ताकि उनको भी अगर ऐसी क्वेरी हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम हो, तो वो भी, उनके लिए भी ये हेल्पफुल एक लेक्चर रहेगा। थैंक यू बच्चे, हैव अ गुड